देखिए, भारत जैसे सनातनी राष्ट्र में इससे दुखद घटना नहीं हो सकती है जहाँ पर आप किसी संत को, और संत से भी पहले वो एक इंसान था, एक जिंदा इंसान के ऊपर आप पेट्रोल छिड़क कर और उसको आप जला देते हैं, उसको आप मार देते हैं, उसके जीवन की लीला को समाप्त कर देते हैं। और वो कहाँ पर? भारत जैसे सनातनी संस्कृति वाले राष्ट्र में, जहाँ पर हमारे राष्ट्र की परंपरा संतों, ऋषियों और मुनिषियों को पूजने की रही है। इस घटना की हम जितना भी निंदा करें और पीड़ित के प्रति जितना भी हम संवेदना व्यक्त करें वो कम ही होगा। अब एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब हम उस संत का बात कर रहे हैं, उस संत की गलती क्या थी? उस संत ने वहाँ पर जो राधा कृष्ण भूमि का ज़मीन था, जो ज़मीन उस ट्रस्ट को दिया गया था, वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा था, वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा था। वहाँ पर वो फार्मिंग करते थे और फार्मिंग से क्या करते थे? फार्मिंग से जो अनाज आता था उस अनाज को प्रसाद के रूप में वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के बीच में वो वितरित करते थे। उसके अलावा वो काम वो क्या करते थे? जो फार्मिंग से जो भी खेती होती थी, जो भी उपज होती थी, उस उपज को वो वहाँ के गरीबों के बीच बांटने का कार्य करते थे। वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों ने, जिनको ये फूटे आँख नहीं सुहा रही थी, और क्यों? क्योंकि उनको उनके पुण्य कार्य से ज़्यादा वो जो ज़मीन था उस पर उनकी पाप वाली नज़रें गड़ी हुई थी, और उनको ये महसूस हो रहा था, ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं से इनको दबाकर, इनके हाथ से या तो इनको झांसे में डालें या इनको दबाएं, और दबाने के बाद उस 15 बीघे ज़मीन को हम अपने कब्जे में कर लें। सिर्फ इसलिए एक संत की इतनी निर्दयतापूर्वक, इतनी निर्मम पूर्वक हत्या कर दी जाती है। और वहाँ पर हाथरस जैसे केस में जो राजस्थान सरकार आगे बढ़ बढ़कर, ये वही राजस्थान सरकार है, जब मैं हाथरस रेप केस का बात करता हूँ तो मुझे राजस्थान का 12 भी याद आ जाता है। ये वही राजस्थान सरकार है जिसके मंत्री बोलते हैं कि 12 वाली घटना छोटी थी और हाथरस वाली घटना बड़ी थी, तो 12 वाले घटने से हम हाथरस वाली घटना का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। और अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम बोलते हैं कि नहीं नहीं, वहाँ तो कोई रेप ही नहीं हुआ है, लड़की अपने मर्जी से गई थी। तो ये वो लोग हैं जो अगर उत्तर प्रदेश में, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कहीं भी भाजपा शासित प्रदेश हो, राजवीर जी इस बात को समझिएगा, देखिए इन लोगों का एजेंडा क्या चल रहा है। अभी कहीं पर गलत कार्य हो, वो जगह जो होनी चाहिए, वो जगह भाजपा शासित होनी चाहिए, वो जगह कांग्रेस शासित या यूपीए शासित नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर जो कल्प्रिट हो वो किसी न किसी तरह से स्वर्ण समुदाय से आने वाला होना चाहिए। वहाँ पर एक ऐसा माहौल तैयार किया जा सके जहाँ पर हम या तो हिंदू मुस्लिम राजनीति को बढ़ावा दे सके, या दलित और स्वर्ण के समीकरण को ध्वस्त करके कहीं ना कहीं से जय भीम और जय मीम के नारा लगाने वाले लोगों का वकालत कर सके। वैसे एजेंडा को ये लोग खोजने वाले लोग हैं। ये लोग आज क्यों चुप है राजस्थान वाली घटना पर? मैं आपसे पूछता हूं। लेकिन सुभाष जी, एक बात मुझे ये नहीं समझ में आती है कि जब हाथरस वाली घटना होती है, प्रियंका गांधी वहाँ पहुँच जाती हैं, राहुल गांधी पहुँच जाते हैं राजनीति करने के लिए, लेकिन जब उन्हीं के क्षेत्र पर, उन्हीं के राज्य में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर ऐसे जब घटना होती है तो कोई जवाब नहीं आता। क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं? ऐसे लोग जो जब राम मंदिर का आंदोलन होता है तो संतों पर निर्मम पूर्वक गोली चलवाते हैं अयोध्या में, और उसके बाद आकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ हाथ मिलाकर बोलते हैं कि ये यूपी के 2 लाल हैं, इनके साथ हमको कार्य करना है। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग अगर किसी संत को मारा गया है तो उस संत का वकालत करने कैसे पहुंच सकते हैं? इनकी मानसिकता ही है हिंदू धर्म को समाप्त कर दिया जाए। इनकी मानसिकता ही है कि इस राष्ट्र से सनातनी संस्कृति को खत्म कर दिया जाए। तो ये लोग तो वो लोग हैं जो कि अगर कहीं पर सनातनी संस्कृति के ध्वजवाहक के साथ किसी भी तरह का अन्याय होता है तो वैसे लोगों को न्याय दिलाने के बदले जो अन्याय करने वाले हैं उसके साथ जाकर ये लोग वकालत करने का और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का कार्य करेंगे। और एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब आप प्रियंका और राहुल का चर्चा कर रहे हैं तो हाथरस वाले केस में इनको कहीं ना कहीं से दलित वोट बैंक को टारगेट करने का एक बहुत ही अच्छा प्रोपेगेंडा मिल गया था। लेकिन राजस्थान के केस में ऐसा मैटर ही नहीं है। राजस्थान के केस में एक पुजारी को मारा जाता है तो ऐसे लोग जो राम को
काल्पनिक बताएं, राम सेतु को काल्पनिक बताएं, ये लोग राधा कृष्ण को भी काल्पनिक बताने वाले लोग हैं। ये लोग वो लोग हैं जो कि चुनाव आने पर माथे पर तिलक लगाकर मंदिर मंदिर भटकेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपने आप को दर्शाना है और हिंदुओं के साथ इनको छलावा करना है। और जब हिंदू का मैं नाम लेता हूं तो इस बात को समझिए, दो तरह का हिंदुत्व का एजेंडा आज चल रहा है। एक हिंदुत्व का मतलब जो सही में सनातनी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, एक हिंदुत्व का मतलब जो सही में राम कृष्ण और परशुराम को अपना आदर्श मानते हैं, एक हिंदुत्व का मतलब जो सही में माँ दुर्गा और माँ काली को अपने माँ के स्वरूप में देखते हैं, एक हिंदुत्व का मतलब जिसके लिए सही में भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोषणा करना ही सब कुछ है। दूसरा हिंदुत्व क्या है? दूसरे हिंदुत्व का मतलब है कि आप उनको कहीं ना कहीं से नफरत के आग में झोंके और उनको ये बताएं कि मूर्ति पूजन गलत है, उनको ये बतवाएं कि नास्तिक होना ज़्यादा सही है आस्तिक होने के जगह पर, उनको आप एहसास दिलाएं कि राम या कृष्ण थे या नहीं थे, लेकिन हमको जय भीम और जय मीम के साथ इन लोगों का सफाया करना है। तो ये जो दो हिंदुत्व का एजेंडा चल रहा है, अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी सेकेंड कैटेगरी ऑफ हिंदुत्व जो है उसमें आते हैं। इन लोगों का क्या कर्तव्य है? जो हार्ड हिंदुत्व का मतलब समझिएगा, हार्ड हिंदुत्व को कभी भी अतिशयोक्ति के रूप में नहीं लेना है। हार्ड हिंदुत्व का मतलब है कि जो लोग सही में सनातनी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं उनसे हमको दूरी बनाना है। ये राहुल और प्रियंका का अपना एजेंडा है। और जो लोग भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान परशुराम को गाली दें, स्वर्णों को गाली दें, पंडितों को गाली दें, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करने वाले लोगों, कहीं ना कहीं से हमको उनके साथ अन्याय करना है या करवाना है। अब अगर एक पुजारी को इतना निर्ममता पूर्वक मारा जाता है, उनकी सत्ता है वहाँ पर, उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो वहाँ पर राजस्थान के सरकार में बैठे हुए हैं, एक क्वेश्चन तक नहीं किया राहुल गांधी ने। आपने शायद देखा होगा राहुल गांधी का एक ऑफिशियल ट्वीट नहीं आता है। आप जी, लेकिन एक बात मुझे ये नहीं समझ में आई कि जब चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर रावण इतना बड़ा भीम आर्मी का बहुत बड़ा नेता है, लेकिन जब हाथरस पे होता है दलित लड़की के साथ तो खड़ा होता है, जब राजस्थान के अंदर एक संत के साथ होता है तब वो भी नहीं खड़ा होता है। क्या देश के अंदर दो तरह की राजनीति नहीं चल रही है? जाति वर्सेस जाति चल रही है, दलित वर्सेस सवर्ण चल रहा है, मुस्लिम वर्सेस हिंदू चल रहा है। देश के अंदर ये कैसी राजनीति? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा। इस राष्ट्र का इतिहास रहा है, जब जब हिंदू बटे हैं तब तब हिंदू कटे हैं। और 2014 के बाद हमारे देश का जो माहौल बना नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, कहीं ना कहीं ये तमाम लोगों के लिए जो फूट डालो और राज करो की नीति के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और पत्रकार महोदय, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। जब आप चंद्रशेखर का चर्चा किए तो ये अपने आप को दलितों का मसीहा बोलता है। ये बोलता है कि मेरे से बड़ा दलितों के बारे में सोचने वाला, मेरे से बड़ा दलितों का कोई शुभचिंतक हो ही नहीं सकता है। जो अभी 2 महीने पहले बेंगलोर में हुआ वो क्या था? वहाँ के जो एमएलए के घर पर कुछ शांति प्रिय तथा कथित शांति प्रिय दूतों ने हमला करके उनके घर को जला दिया था। उनको घर के बाहर रह के कहीं दूसरे जगह पर शरण लेना पड़ा था। क्या वो दलित नहीं थे? अगर हर एक दलित चंद्रशेखर रावण का और जो अपने नाम में रावण ही लगा लिया हो, उसके बारे में मैं आपसे क्या बोलूं। जब चंद्रशेखर का नाम और उसके साथ हम रावण सुनते हैं तो हमको ये लगता है कि आज तक हमारी परंपरा रही है रावण को जलाने का। और जो इंसान रावण को अपना श्रेष्ठ माने, जो इंसान रावण को अपना आदर्श माने, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बात पर आते हैं, जो अपने आप को दलितों का मसीहा बोल रहा है, आप क्यों नहीं बेंगलोर गए थे? क्योंकि वहां पर जिसको आप तथाकथित शांति प्रिय दूत बोलते हैं, उन लोगों ने वहां पर आग लगाने का कार्य किया था। पूरे बेंगलोर को जला दिया गया। एक ऐसा सिटी, और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं वहां रहा हूं, वहां पर लोग एक दूसरे से नफरत करने वाले नहीं हैं। सिर्फ एक पार्टिकुलर कौम है, उस कौम के कुछ लोग हैं जिनको ये लगता है कि बेंगलोर उनकी बपौती है। उसके अलावा बेंगलोर में बहुत ढंग के रहने वाले लोग हैं, सिविलाइज्ड लोग रहते हैं। राजदीप जी, वहां पर एजुकेटेड लोग रहते हैं। और इस बात को समझिए आप, वहां पर एक दलित एमएलए, मतलब वो जनप्रतिनिधि है, और वो भी बेंगलोर शहर का जनप्रतिनिधि है, वहां का जनप्रतिनिधि है जहां पर यह घटना को अंजाम दिया गया। उसके बारे में पूरे दुनिया में उस घटना की चर्चा हुई। तमाम अपने आप को शांति प्रिय लोगों का वकालत करने वाले लोग बोले कि भाई ये गलत हो रहा है। लेकिन
आप दलितों के मसीहा हैं, दलितों के जनप्रतिनिधि के साथ कुछ हो रहा है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपके जय भीम और जय मीम का सारा समीकरण फेल हो जाएगा। और हाथरस जैसे घटना पर, जहां पर देखिए, मैं फिर बोलता हूं कि अगर हाथरस में, और आज आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि हाथरस में सीबीआई ने जो भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर लिया है, और जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में है तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जो अभियुक्त होगा, बिल्कुल मैं भी बोलूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भी उस बात से तनिक भी कष्ट नहीं होगा कि भाई हाँ, जो अभियुक्त है उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन जो रियल अभियुक्त है, जो रियल कल्प्रिट है, सजा उसी को मिलना चाहिए। जाति और धर्म और मजहब के आड़ में और वोट बैंक के राजनीति के लिए और कुछ लोगों के तुष्टीकरण के लिए वहाँ पर गलत लोग नहीं फंसने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सही है उसको दोषी हम साबित कर दें और जो दोषी है वो सलाखों के बाहर घूमते रहे। लेकिन उसके बाद एक बात ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बिहार के चुनाव नज़दीक है, बिहार की कैंपेनिंग भी हम कर रहे हैं, लेकिन क्या बिहार की राजनीति में ये जो सारे के सारे हाथरस हो, करौली हो, ये जो सारे केस आ रहे हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, प्रभाव तो बहुत पड़ने वाला है, और प्रभाव एक दृष्टि से, इस दृष्टि से भी पड़ने वाला है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अभी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव अपने टीम के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, और उनके टीम का, जब मैं टीम का बात कर रहा हूँ तो इट्स नॉट ओनली अबाउट आरजेडी, पूरे महागठबंधन का मतलब उसमें कांग्रेस भी थी, उसमें आरजेडी भी थी, उसमें सीपीआईएम, सीपीआईएल, इसके भी, भाकपा माले के भी और भाकपा पोलित ब्यूरो के भी नेता लोग बैठे हुए थे। और वहाँ पर जानते हो क्या बोलते हैं? उनके एक राज्यसभा के सांसद हैं, मनोज झा उनका नाम है, उनको बुलाते हैं और बोलते हैं, मनोज जी जरा वो जो हाथरस वाला क्लिप चला है उसके बारे में हम लोग 2 मिनट का मौन रख लेते हैं। तो वो क्या पूछते हैं कि आगे या पीछे? तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, आगे रख लेते हैं, उससे एक दलित समाज में बढ़िया मैसेज जाएगा। अब एक बात बताइए, जो इंसान दलित समाज में अपने वोटों के लिए मैसेज देना चाह रहा है, जिस इंसान को इससे कहीं भी मतलब नहीं है कि उसके साथ न्याय हो या अन्याय हो, उसके साथ उसको इस चीज़ से तनिक भी मतलब नहीं है कि हम ना शरीफों को फंसाएंगे और ना गलत करने वाले को बचाएंगे। रूल ये कहता है ऐसा होना चाहिए। ये लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कि कहीं ना कहीं से हम दलित वोट बैंक में, और दलित का हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में दलितों के उत्थान के लिए इतना यहाँ पर किया कि वो लोग दिल खोलकर इनके साथ हैं। अब इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से हम उसमें सेंध लगाएं, और उसमें सिर्फ सेंध लगाने के लिए आप किसी मैटर को उस लेवल पर ले जाते हैं, उसको एक हाइट देते हैं, एक ऐसा हाइप देते हैं जहां पर जो लोग हाथरस तक नहीं पहुंचा हो उनको लगे अरे ये जो बोल रहे हैं यही सही है। लेकिन आप ही के पार्टी का एक दलित नेता जिसका नाम शक्ति मलिक रहता है, आपसे टिकट मांगने जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी जब हत्या होती है उसके चंद घंटों पहले वो आकर वीडियो दिया रहता है, ऑडियो दिया रहता है, आप देखिएगा, उसको सर्च कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, जिसमें वो आपके दोनों भाइयों का मतलब तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों का नाम लिया रहता है। आपके पार्टी के जो दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार साधु, उनका नाम लिया रहता है कि हमें इनसे जान का खतरा है, ये हमसे टिकट के बदले पैसा मांगे हैं और बोले कि अगर पैसा नहीं दोगे तो टिकट नहीं मिलेगा, और उसके अलावा अगर पार्टी का विद्रोह करोगे तो तुम्हें इसका खमियाजा अपना जान देकर चुकाना पड़ेगा। क्या वो दलित नहीं था? उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब दलित समाज भी पढ़ा लिखा समाज हो चुका है, और दलित समाज भी समझ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। और इसका प्रभाव तो ऐसा पड़ने जा रहा है कि आपको मैं बता रहा हूं कि अगर एक आध दलित भी जो सोच रहा होगा इन लोगों को वोट करने का, अब इस कांड के बाद कोई भी इनको वोट नहीं करने वाला है। क्योंकि हाथरस में आपको एक और घटना याद होगी, वहां पर PFI का कनेक्शन सामने आ रहा है। वहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए का फंडिंग किया गया था, जहां पर कहीं ना कहीं से, जैसे दिल्ली में 24 और 25 फरवरी को दंगे हुए थे, उस तरह का दंगा हाथरस में ये लोग करवाना चाह रहे थे। ये लोग चाह रहे थे कि एक साजिश के तहत कहीं ना कहीं से हम योगी आदित्यनाथ को यहां तक बुलाएं और खुदा न खास्ते उनके साथ कुछ गलत हम करवाएं। आपने देखा जब वहां के लोग, जब थोड़ा सा माहौल शांत हुआ, तो आपके जो एक पापी हैं जिनका नाम संजय सिंह है, राज्यसभा के सांसद हैं, इन आपियों के पापियों के साथ वहाँ के लोगों ने क्या व्यवहार किया।
दिन दहाड़े उनके चेहरे पर आपने देखा क्या किया, काली स्याही से उनका चेहरा, पूरा चेहरे को उनको क्या किया, मैं आपसे क्या, पूरे चेहरे को उनको रंग दिया। क्यों रंगा? क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये इंसान जानकर सत्य को असत्य कराने पर तुला है। इस इंसान को इसी से मतलब है कि आज उत्तर प्रदेश में जो राम राज्य की धारा बह रही है, कहीं ना कहीं से हम फिर से रावण राज्य लाएं, इसके लिए ये लोग तत्पर हैं। और इसके लिए लोग अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए हाथरस में एक ऐसा हवा बनाने के लिए तुले हैं।